So by this time we have already discussed about the fundamentals related to heredity. हम हेरिडिटी पढ़ने वाले हैं. हेरिडिटी मतलब द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. वो किस तरह से होता है ये समझने के लिए मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे. हम इस चैप्टर में मेंडल के उन एक्सपेरिमेंट्स का डिस्कस करेंगे और फिर एसोसिएटेड टू द कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय मेंडल क्या उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कॉइन किए उनके बारे में भी बात करेंगे. तो मैं आपको याद दिला दूं कि लास्ट क्लास में हमने जो बातें की थी उसमें हम बेसिक कंसेप्ट्स की बात कर रहे थे कि कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें रिप्रोडक्शन के टाइम भी हमने पढ़ी थी और उसी के आगे कुछ और टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए. वेरिएशंस की बात हमने की थी रिप्रोडक्शन के टाइम भी. यहाँ भी हम बेसिकली वेरिएशंस का मतलब डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स between the two individuals belonging to the same species. What is species? Species is a group of living organisms which can reproduce among themselves. ये सब बातें रिप्रोडक्शन के टाइम हम करके आए थे. गैमेट्स हम समझ गए थे वहीं पर कि वो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, सेक्स सेल्स हैं गैमेट्स, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में परफॉर्म होते हैं बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीज़न विच इज़ नोन एज मियोसिस. ये केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही होता है. हैप्लॉइड सेल्स यानी गैमेट्स मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग, दोनों में n नंबर ऑफ यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और जब वो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन फ्यूज़ होते हैं उनका फ्यूज़न होता है तो डिप्लॉइड सेल बनती है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये सब भी हमने डिस्कस कर लिया था रिप्रोडक्शन के टाइम ही. देन जाइगोट में हमने ये कहा था कि जाइगोट फिर फर्दर जब जाइगोट फॉर्मेशन के बाद में सेल डिवीज़न होगी तो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा और फिर एम्ब्रियो आगे चल कर के एक डिफरेंशिएटेड एम्ब्रियो, डिफरेंशिएटेड सेल्स का बंच बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं कि फीटस. वो फीटस ही इन्फेंट की फॉर्म में फीमेल की बॉडी से बाहर आता है. रिप्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस हम समझ गए. यहाँ पे हम जाइगोट फॉर्मेशन तक ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन दैट इज़ पेरेंट जनरेशन टू द इन्फेंट्स बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. डीएनए, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स के बीच में फ़र्क हमने पता किया. प्रोजेनी मतलब द नेक्स्ट जनरेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ये कुछ टर्मिनोलॉजी हमने बात की थी दैट इज़ एसोसिएटेड एक्सक्लूसिवली विद हेरिडिटी. तो हमने कहा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स एक्चुअली दे आर द फॉर्म और फंक्शन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. कैसा दिखता है, क्या वो फंक्शन करता है, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं. फैक्टर्स और जीन्स आर बेसिकली द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी. दे आर द कोड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कोड्स विच डायरेक्ट अ पर्टिकुलर प्रोटीन फॉर्मेशन. एंड देन डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स. हमने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अलील्स की फॉर्म में, अलीलोमॉर्फ्स की फॉर्म में या पेयर्स की फॉर्म में मिलते हैं जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को वो रिप्रेजेंट करते हैं. इनको मेंडल ने फैक्टर कहा, हम उनको जीन कहते हैं और उनके पेयर को हम अलील बोलते हैं. जीन सीक्वेंस के हिसाब से कंपैटिबल क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन कंबाइन होते हैं और उसी समय ये अलील्स अपना पेयरिंग कर लेते हैं. तो इन पेयर में से दो जीन्स में से या दो फैक्टर्स में से जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है किसी दूसरे अपने काउंटर पार्ट की प्रेजेंस में, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट और जो नहीं कर पाता उसको बोलते हैं रिसेसिव. ये हमने एग्जांपल लिया था कि फॉर एग्जांपल देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम बोल रहे हैं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. दे रिप्रेजेंट द टू डिफरेंट ट्रेट्स टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस विच बिलोंग टू द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज हाइट. तो हाइट को रिप्रेजेंट करने वाले ये दो फैक्टर्स हैं. ये दोनों जब आपस में इस तरह से कंबाइन हो, कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ आ जाएं, तो हम उसको हीट्रोजाइगस या हाइब्रिड कॉम्बिनेशन या इम्प्योर कॉम्बिनेशन बोलते हैं. और इन दोनों में से कोई एक जो अपने आप को एक्सप्रेस करे उसको हम डोमिनेंट ट्रेट या डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं. कैपिटल टी या स्मॉल टी दोनों एक ही जैसे ट्रेट को या टॉलनेस को या ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट करने वाले फैक्टर्स या जीन्स हैं. तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम होमोजाइगस या प्योर कॉम्बिनेशन बोलते हैं. हाँ, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ उस दिन हमने क्या क्या बातें की थी. फिर हमने देखा कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट क्योंकि हमको डिस्कस करने थे तो मेंडल टुक पी प्लांट दैट इज पाइसम सटाइवम उसका बोटानिकल नेम है
उन्होंने कुछ पी प्लांट लेकर के अपने एक्सपेरिमेंट्स करे। तो हम रीजंस डिस्कस करने लगे थे लास्ट क्लास में। 3 रीजंस हैं, उसमें से पहला रीज़न हमने डिस्कस किया कि वाई ही टुक पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। तो हमने देखा कि पहला जो रीज़न था फॉर विच मेंडल टुक पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स वाज दैट द पी प्लांट्स वर हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या होते हैं, उसकी हमने एक टेबल बना करके समझने की कोशिश की। हमने कहा कि अगर हाइट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक तो उसमें टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स दिखेंगे हमको। डोमिनेंट इज टॉलनेस एंड रिसेसिव इज ड्वार्फनेस। देन फ्लावर कलर, कलर्ड और कलरलेस, कैपिटल सी स्मॉल सी से डिनोट करते हैं रिस्पेक्टिवली। फ्लावर पोजीशन, एक्सिलरी और टर्मिनल, कैपिटल ए और स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सीड टेक्सचर, सीड कैसा दिख रहा है, राउंड है या तो रिंकल्ड है। राउंड है तो कैपिटल आर मतलब डोमिनेंट, रिंकल्ड है तो स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड मतलब रेसेसिव। सीड कलर येलो और ग्रीन, पॉड टेक्सचर इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, पॉड कलर ग्रीन और येलो। ये 7 कैरेक्टरिस्टिक लेकर के बारी बारी से मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो पहला रीज़न था मेंडल का वाई ही टुक पी प्लांट वाज दैट पी प्लांट जो है उनमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। फ़ायदा क्या हुआ ऐसा करने से? ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि इट वाज ईजी टू ऑब्जर्व कि प्रोजेनी में किस कॉम्बिनेशन में या किस रेशियो में उसको प्रोजेनी मिली है। प्रोजेनी मतलब इन्फेंट्स, बच्चे। पेरेंट जनरेशन, इस बात का मतलब समझो कि समझिए उसने हाइट को लेकर के उसने कहा कि हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से पेरेंट्स की हाइट से इन्फेंट्स की हाइट पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो उसने 2 अलग अलग पेरेंट लिए, एक टॉल पेरेंट लिया, एक ड्वार्फ पेरेंट लिया, और उन दोनों के बीच में क्रॉस करवा करके जब उसने जर्मिनेट करवाया सीड्स को और नए प्लांट्स मिले, तो उन नए प्लांट्स में कितने प्लांट्स टॉल और कितने प्लांट्स ड्वार्फ थे, उनका उसने रेशियो देखने की कोशिश की कि टॉल कितने हैं और ड्वार्फ कितने हैं। ठीक है ना। तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वाला कोई प्लांट लेकर के ये समझना बहुत आसान है। जब उसने बहुत सारे प्लांट्स देखेगा उगे हुए तो उसमें इजीली पता चल जाएगा कि कौन टॉल है कौन ड्वार्फ है। अगर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स नहीं होते तो उसको ये पता लगाने में प्रॉब्लम होती कि किस तरह से इनहेरिटेंस हो रही है। सारे कैरेक्टरिस्टिक जो भी आप देखोगे कॉन्ट्रास्टिंग में, उसमें इजी टू ऑब्जर्व बना देता है ये फीचर कि प्रोजेनी जो मिली है, नई जो क्रॉप मिली है, उसमें कितने % के फ्लावर जो हैं वो कलर्ड है, पर्पल है, कितनों के वाइट हैं, देखते ही पता चल जाएगा। हाँ, एक बहुत बड़ा फील्ड है तो भी, बहुत सारे प्लांट्स हैं तो भी एक ग्लांस देख करके ही पता चल जाएगा कि मेजॉरिटी कौन से कलर की है ना। तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जो होते हैं उसकी वजह से ऑब्जर्वेशन आसान हो जाता है। एक बात, दिस इज द फर्स्ट रीज़न व्हाई ही चोज pea plant for his experiments. Number 2, they are bisexual plants. उससे क्या फ़ायदा? बाइसेक्सुअल प्लांट से फ़ायदा ये कि अब मेल और फीमेल प्लांट्स को अलग अलग ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर पी जनरेशन और फॉर एनी जनरेशन, जिससे कि वो नई एफ जनरेशन निकालना चाहता है, मतलब कि नई प्रोजेनी लेना चाहता है, जिनके बीच में क्रॉस करवाना चाहता है, उन पेरेंट्स का जो बाइसेक्सुअल होना उसके लिए आसान बना देता है कि वो जिसे मेल बनाना चाहे उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उस फ्लावर में से हटा दे तो वो मेल बन जाएगा, या जिसे फीमेल बनाना चाहे उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, हमने देखा था ना रिप्रोडक्शन में बाइसेक्सुअल फ्लावर, हमने चाइना रोज़ का क्रॉस सेक्शन देखा था, तो उसमें स्टैमेन थे, स्टैमेन को हटा दो तो केवल पिस्टिल बच जाएगा, तो केवल पिस्टिल वाला फीमेल फ्लावर हो गया,
और जिसका पिस्टल हमने कट कर दिया उसमें केवल स्टेमन बच गए तो वो मेल फ्लावर हो गया। तो मेल और फीमेल पेरेंट अलग अलग ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है, इससे टाइम बचता है। टाइम बचाने का एक और रीज़न था जिसकी वजह से पी प्लांट सेलेक्ट किए गए कि उनके मैच्योरिटी ड्यूरेशन शॉर्ट होते हैं। पी प्लांट हैज़ शॉर्ट मैच्योरिटी ड्यूरेशन, मतलब वो कम टाइम में मैच्योर हो जाता है। कम टाइम में मैच्योर हो जाएगा तो क्या फ़ायदा है उससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। हाँ, क्विक रिजल्ट्स मिल जाएंगे हमको। क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे। समझो 3 महीने में फसल तैयार हो गई, ठीक है, तो मल्टीपल टाइम से काम किया जा सकता है। अगर कोई पूरे 1 साल मैच्योरिटी ड्यूरेशन 1 ईयर का होता तो 1 साल पूरा वेट करना पड़ता, तब एक ही प्रोजेनी मिलती। हाँ, अब 3 महीने, अगर समझो 4 महीने में एक मिल रही है तो 1 साल में 3 बार उसको प्रोजेनी मिल जाएगी, है ना। तो दिस इज व्हाट इट इज, दीज आर द 3 रीजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर ले कि राइट डाउन द रीजंस व्हाई मेंडल चोज pea plants for his experiments. Now let us come to the Mendel's experiments. मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो 2 अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, और दोनों के पर्पसेस अलग हैं। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसका मतलब पहले समझें। मोनो मतलब 1, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब हुआ कि दिस इज द क्रॉस और दिस इज द एक्सपेरिमेंट इन विच ओनली अ सिंगल कैरेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक was observed to understand what kind of the inheritance is, the pattern of inheritance is there. जैसे कि हमने 7 कैरेक्टरिस्टिक की लिस्ट बना रखी है, तो एक बार हाइट ले लिया, एक बार फ्लावर ले लिया। हाँ, एक बार में एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लावर का कलर ले लिया, एक बार फ्लावर का पोजीशन ले लिया, एक बार सीड का टेक्सचर ले लिया, एक बार सीड का कलर ले लिया। ऐसे 7 कैरेक्टरिस्टिक जो मेंडल ने ऑब्जर्व किए थे, उन 7 के लिए अलग अलग मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। मतलब जब क्रॉस किया तो बाकी कैरेक्टरिस्टिक को इग्नोर करके सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक को, जैसे हाइट को देख रहे हैं तो सिर्फ हाइट को ही देखा, फ्लावर का कलर क्या है, सीड का टेक्सचर क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। जस्ट ऑब्जर्व्ड अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक एट अ टाइम फॉर इट्स इनहेरिटेंस। दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडल टुक प्योर पेरेंट्स, प्योर पेरेंट्स यानी होमोजाइगस पेरेंट्स। He wanted to have a cross between the parents having contrasting traits. यदि हाइट के लिए वो देखना चाह रहे हैं कि हाइट का किस तरह से इनहेरिटेंस होता है, तो उन्होंने उसके लिए क्या करा कि टॉल प्लांट वर्सेस ड्वार्फ प्लांट, मेल या फीमेल में से कोई एक को टॉल बना दिया, दूसरे को ड्वार्फ बना दिया। समझो मेल को टॉल बना दिया और मतलब मेल व्हाट ही टुक was tall and female what he took was dwarf। तो उन दोनों के बीच में क्रॉस करवाना है, ठीक है। और उससे जो सीड्स बनेंगे उनको जर्मिनेट करके उससे जो क्रॉप निकलेगी उसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या आए वो देखने के लिए उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। तो उसके लिए जो टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस दोनों के लिए प्योर पेरेंट्स यानी होमोजाइगस पेरेंट्स लिए उन्होंने। जो होमोजाइगस पेरेंट्स है उसका मतलब यह हुआ कि समझो हाइट की बात हो रही है, तो हाइट में जो ड्वार्फनेस है, जो रिसेसिव ट्रेट है, वो तो प्योर ही होता है। हाँ, क्योंकि प्योर तभी होगा जब दोनों रिसेसिव ट्रेट्स वाले जीन्स आपस में कंबाइन होंगे, फैक्टर्स आपस में कंबाइन होंगे, स्मॉल टी, एंड दिस टाइप ऑफ अ कॉम्बिनेशन इज नोन एज होमोजाइगस और प्योर। तो ड्वार्फनेस की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो टॉल प्लांट्स होते हैं वो या तो ऐसे जेनेटिक स्ट्रक्चर वाले हो सकते हैं या तो ऐसे हो सकते हैं। ये उनको चाहिए था, प्योर पेरेंट्स ही चाहिए, इसका इससे क्रॉस हो ये नहीं चाहिए। तो किसी प्लांट को देख के मेंडल को कैसे पता लगा होगा
कि ये टॉल प्लांट है तो इसके अंदर जीन्स कैपिटल टी है कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए मेंडल ने एक क्रॉस किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। हाँ, मेंडल ने उनको टेस्ट क्रॉस बोला। टेस्ट क्रॉस में किसी भी टॉल प्लांट की, अब उसका जीन जेनेटिक स्ट्रक्चर ये है कि ये है हमें नहीं पता, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। टॉल प्लांट का क्रॉस एक ड्वार्फ प्लांट के साथ, जो कि हमेशा होमोजाइगस ही होता है, करवाने पर जो प्रोजेनी मिलती है उससे अंदाज़ा लग जाता है कि पेरेंट, टॉल पेरेंट जो था वो कैपिटल टी वाला यानी प्योर था या नहीं था, होमोजाइगस था कि हेटेरोजाइगस था। तो टेस्ट क्रॉस अगर कैपिटल टी वर्सेस स्मॉल टी होगा तो एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस ये फैक्टर्स इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा? देखो, ये दिखने में तो टॉल था लेकिन प्योर नहीं था, तो ऐसे में कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी टॉल, स्मॉल टी ड्वार्फ, स्मॉल टी ड्वार्फ। यानी प्रोजेनी जो मिलती है नेक्स्ट जनरेशन में उसमें 50% टॉल एंड रेस्ट 50% ड्वार्फ मिलते हैं। तो इस तरह के रिजल्ट जब मिलेंगे तो जो पेरेंट यूज़ किया था उसको रिजेक्ट कर देगा मेंडल। क्यों? क्योंकि उसको प्योर पेरेंट चाहिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। तो कैसे पता चलेगा कि पेरेंट प्योर है टॉलनेस वाला? अगर वो प्योर होगा तो फिर जब कैपिटल टी स्मॉल टी में क्रॉस होगा और एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस उनके गैमेट्स अलग अलग हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ देम कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी ही होंगे। यानी ऑल ऑफ देम विल लुक टॉल। हाँ, फिनोटाइप यानी फिजिकल अपीयरेंस उनका सबका टॉल होगा। जेनेटिकली हमें नहीं पता क्या है उसका, लेकिन ये सारे टॉल मिल रहे हैं तो ये श्योर है कि ये जो है ये प्योर टॉलनेस रिप्रेजेंट करने वाला पेरेंट होगा। तो इस तरह से टेस्ट क्रॉस करके मेंडल टुक ओनली प्योर पेरेंट्स फॉर हिज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले पी जनरेशन मतलब पेरेंट जनरेशन। पेरेंट जनरेशन में प्योर पेरेंट्स, जैसा हम अभी देख रहे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, प्योर टॉल एंड ड्वार्फ तो प्योर ही होता है, इम्प्योर हो ही नहीं सकता। तो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन और गैमेटोजेनेसिस the factors got segregated or separated from each other. Capital T, small t, and then this capital T, small t, जैसा हम थोड़ी देर पहले दूसरे वाले टेस्ट क्रॉस में देख रहे थे। इन F1 जनरेशन, इसको बोल रहे हैं F1 जनरेशन। F1 मतलब फर्स्ट, 1 मतलब फर्स्ट और F मतलब फिलिया मतलब होता है बच्चे। तो बच्चों का पहला जनरेशन इज F1 जनरेशन, ऐसे समझो इसको। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में प्योर पेरेंट्स लिए और पेरेंट जनरेशन में जब गैमेटोजेनेसिस हुआ तो उनके जीन्स अलग अलग हो गए और फिर वो कंबाइन हुए। इस तरह से कंबाइन हुए कि जो प्रोजेनी मिली उसमें सारे के सारे डोमिनेंट हैं। हाँ, ऑल डोमिनेंट बट
एक भी प्योर नहीं है इनमें से, हाँ, सारे के सारे हीट्रोजाइगस या हाइब्रिड। तो फिनोटिपिकली यानी फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से दे ऑल वर डोमिनेंट बट दे ऑल वर हाइब्रिड। हाइब्रिड को हम हीट्रोजाइगस भी कहते हैं और इम्प्योर भी कहते हैं। मेंडल ने, जैसा कि हम पहले बता रहे थे फर्स्ट क्लास में, कि मेंडल ने पहले से ही अपने अजम्पशंस एक पेपर पे लिख लिए थे जिसको हम उनके हाइपोथेसिस बोलते हैं। मतलब ही ऑलरेडी अंडरस्टूड एंड ही हैड सम अजम्पशंस कि इस तरह का होता होगा, ऐसा होता होगा, एंड टू प्रूव दोज हाइपोथेसिस ही परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट्स so that he could match the results of hypothesis or assumptions with the actual results of his experiments। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उसे somehow he knew कि ऐसा ही होने वाला है कि ये सब के सब अगर प्योर पेरेंट्स लेंगे रहेंगे और उनके फैक्टर्स इस तरह से सेग्रीगेट होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो आफ्टर देयर कॉम्बिनेशन इस तरह का ही एक रिजल्ट मिलने वाला है जिसमें होंगे तो सारे के सारे डोमिनेंट, यानी अपेयरेंस में तो सारे टॉल होंगे, रिसेसिव इन सब में छुपा हुआ होगा, स्मॉल टी इन सब में छुपा हुआ होगा, और ये फैक्टर सामने ज़रूर आ जाएगा टू प्रूव दैट ये सारे के सारे टॉल हैं जो वो सारे के सारे हाइब्रिड हैं। ये प्रूव करने के लिए उन्होंने इनका सेल्फिंग किया, मतलब इनको ही पेरेंट बना करके और इनकी नेक्स्ट जनरेशन जिसको F2 जनरेशन बोलते हैं ऑब्टेन करी। तो यहाँ पे फिर से गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा जब इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे, हाँ, इसको हम बोलते हैं सेल्फिंग बिटवीन द F1 जनरेशन प्रोजेनी। गैमेटोजेनेसिस में कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस टू कैपिटल T स्मॉल t। तो क्या होगा एट द टाइम ऑफ जब गैमेटोजेनेसिस में ऐसा हो गया तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस वुड बी कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t एंड स्मॉल t स्मॉल t। इस तरह से देखने पर अकॉर्डिंग टू फिजिकल अपीयरेंस वी सी दैट आउट ऑफ 4 the 3 combinations show tall plant and only one is for dwarf। मतलब by watching this, इसका मतलब ये हुआ कि 75% of the total progeny was apparently, मतलब according to their physical appearance tall, and 25% was dwarf। Although 25% is a smaller percentage, but having even a single plant of this combination, having even a single plant dwarf, Mendel could prove that the small t was hidden somewhere in both the parents। अगर दोनों पेरेंट्स में स्मॉल t नहीं होता, इधर और इधर दोनों जगह स्मॉल t नहीं होता, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जो ड्वार्फ प्लांट बनाता है पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उन्होंने ये शो किया कि हाउ कैरेक्टरिस्टिक्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो F1 जनरेशन से उन्होंने देखा कि सारे टॉल थे, वहाँ से 2 प्लांट लेकर के हम देख रहे हैं किस तरह से कॉम्बिनेशन उनका यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और इस जनरेशन को हम कह रहे हैं F2 जनरेशन। This F2 generation has a ratio of tall and dwarf that is 75% to 25%। इस तरह के रेशियो को, जो कि आउट ऑफ 4 हम इसको 3:1 रेशियो भी बोल सकते हैं, इस तरह के रेशियो को विच इज बेस्ड ओनली अपॉन द फिजिकल अपीयरेंस इज नोन एज फिनोटिपिक रेशियो और फिनोटाइप। हाँ, फिनोटिपिक रेशियो और फिनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस 3:1। लेकिन अगर हम इसको देखें इनका जेनेटिक स्ट्रक्चर कि ये जो टॉल प्लांट्स हैं, कैपिटल T
भी है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी है। तो जीन के स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम देखें हाँ कि हाउ जीनोटिपिकली दे आर डिफरेंट, तो हम यहाँ पर रेशियो बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, 1 प्योर टॉल या होमोजाइगस टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल या हेटेरोजाइगस टॉल एंड 1 इज ड्वार्फ। ड्वार्फ तो रिसेसिव ट्रेट है तो वो तो हमेशा होमोजाइगस ही रहेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 1:2:1, 1:2:1 is its genotype or genotypic ratio. Genotypic ratio is 1:2:1, phenotypic ratio is 3:1, and this gave the first law of inheritance. जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसके रिजल्ट्स देख करके मेंडल ने फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कॉइन किया। तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक के जाने का प्रोसेस, इसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसके 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन, अलग अलग होना। मेंडल सेड that at the time of gametogenesis the factors, मेंडल फैक्टर्स बोलता था जीन्स को, तो the factors get segregated from each other. At the time of gametogenesis the factors or genes get segregated from each other, and when they get segregated in the gametes they are either of the two they will possess, gametes will possess either of the two, either capital T और स्मॉल टी। गैमेट्स में कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा, दोनों नहीं हो सकते। और जब दोनों नहीं हो सकते तो फिर जो गैमेट्स हैं वो कभी भी इम्प्योर नहीं हो सकते, हाँ कभी भी हाइब्रिड नहीं हो सकते, क्योंकि हाइब्रिड या हेटेरोजाइगस या इम्प्योर तभी होता है जब कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ साथ आए। कैपिटल टी साथ आते हैं या स्मॉल टी साथ आते हैं तो होमोजाइगस कॉम्बिनेशन होता ही है। लेकिन अगर अलग अलग साथ में आ जाएं कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरह से, तो वो हाइब्रिड या हेटेरोजाइगस होते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। अगर आप इन गैमेट्स के बारे में पूछें तो आप बोलेंगे कि गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ, केवल एक ही फैक्टर दोनों में से आएगा, या तो कैपिटल टी आ जाए या तो स्मॉल टी आ जाए, तो हम कहते हैं कि गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट लॉ, द लॉ ऑफ purity of gametes. Law of purity of gametes. क्या बोलता है? That gametes are always pure. Gametes कभी हाइब्रिड हो ही नहीं सकते। और फिर F1 जनरेशन को देख करके जब उन्होंने कहा कि दे ऑल आर डोमिनेंट बट हाइब्रिड, तो यहां से आता है द लॉ ऑफ डोमिनेंस। द लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब मेंडल सेज दैट इन F1 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस देयर आर ऑल द प्लांट्स हेटेरोजाइगस। हाँ, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों साथ साथ कंबाइंड है, इसलिए ऑल द प्लांट्स आर हेटेरोजाइगस। और ये हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन में आउट ऑफ द टू ओनली 1 ट्रेट और 1 कैरेक्टरिस्टिक और ओनली 1 फैक्टर विल एक्सप्रेस इटसेल्फ। यानी कि यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉलनेस ड्वार्फनेस, दोनों के फैक्टर्स, दोनों के जीन्स हैं, लेकिन दोनों में से एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल टी जो कि डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, इस वजह से हम उसको डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं। ठीक है,
तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि आउट ऑफ द टू ट्रेट वन गेट्स एक्सप्रेस इटसेल्फ in a hybrid or heterozygous combination, the other one does not express itself, it stays hidden there. और उस हिडन स्मॉल टी को बाहर निकालने के लिए उन्होंने इसका नेक्स्ट पार्ट किया, जिसमें से वो आउट ऑफ टोटल प्लांट्स 25% में यानी 4 में से 1 में ऐसा भी निकल आया कि स्मॉल टी दोनों साथ में कंबाइन हो गए और एक्सप्रेशन ड्वार्फनेस की हो गई। रिसेसिव ट्रेट केवल होमोजाइगस कॉम्बिनेशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। तो मेंडल वाज सो कॉन्फिडेंट दैट हिज डेफिनेशन ऑफ अ डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक इज दैट फॉर डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक मेंडल सेज that dominant characteristic is the one which expresses itself in F1 generation of monohybrid cross, and for recessive his definition is that recessive characteristic is the one which does not express itself in presence of the other allele, or in other words which does not express itself in F1 generation of monohybrid cross. तो इस तरह से फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन को कंक्लूड करके फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बना, जिसके 3 पार्ट्स हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विच सेज दैट द गैमेट्स एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस द फैक्टर्स गेट सेग्रीगेटेड, द जीन्स गेट सेग्रीगेटेड फ्रॉम ईच अदर। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जब वो अलग अलग हो जाएंगे मेल में भी और फीमेल में भी, तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इट्स जस्ट अ लॉटरी, दे ऑल आर फ्री टू गेट कंबाइंड विद एनी ऑफ द अदर गैमेट। हाँ, वो आपस में कंबाइंड नहीं रहते, और क्योंकि वो अलग अलग हो जाते हैं एट द बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, हम कह रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस वो सेग्रीगेट हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर, देन द गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। हाँ, गैमेट कभी हाइब्रिड हो नहीं सकता, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। एंड द थर्ड वन इज लॉ ऑफ डोमिनेंस विच सेज दैट आउट ऑफ द 2 फैक्टर्स और आउट ऑफ द 2 कैरेक्टरिस्टिक और द फैक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द 2 traits, one is dominant, the other is recessive. This is the first law. This was the first experiment carried out by Gregor Johann Mendel, and what he said is that the first law of inheritance is the conclusion of the monohybrid cross he performed. तो हमने सीखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब वो एक्सपेरिमेंट जो मेंडल ने परफॉर्म किया बाय ऑब्जर्विंग सिंगल कैरेक्टरिस्टिक एट अ टाइम। जैसे ये टॉलनेस के लिए हो रहा है, वैसे ही बाकी के 6 कैरेक्टरिस्टिक के लिए भी उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट इसी तरह के F1 और F2 जनरेशन लेकर के सबकी ऑब्जर्वेशन को लिखा, और उन्होंने पाया कि जो हाइपोथेसिस उनकी थी रिजल्ट्स भी उसी तरह से आए हैं। मतलब कि इनहेरिटेंस के बारे में जो वो सोच रहे थे वो बातें ठीक थी। ठीक है, तो ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। इन द नेक्स्ट क्लास हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे, उसके ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑब्जर्वेशन वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तब तक के लिए आप इस क्रॉस को बनाने की प्रैक्टिस करें। जो टेक्निकल टर्म्स मैंने आपको बताए हैं उनको रिवाइज करें बार बार, और NCERT को वर्ड बाय वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ें। ठीक है, थैंक यू।